अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नून लीग की क़यादत कहां है, खामोश क्यों है, सवालात बढ़ते जा रहे हैं और अब हुकूमत के बाद खुद अपोजिशन के रहनुमा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से नवाज शरीफ पर होने वाली तनकीद ने अहम सवालात उठा दिए हैं। और एक ऐसे मौके पर जब अपोजिशन को मुत्तहिद करने की एक और कोशिश भी हो रही थी, बिलावल की जानिब से नवाज शरीफ पर सेलेक्टेड होने का बयान क्यों और किस मसलहत के तहत जो है वो दिया गया। बिलावल भुट्टो ने बयान में ये कहा कि इमरान खान से पहले नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड थे और उनको भी वजारत उज़्मा के लिए सेलेक्ट किया गया था। 1997 में बेनजीर भुट्टो ने कौमी असम्बली में 17 नशिस्तें होने के बावजूद नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बनने नहीं दिया। ये बिलावल का कहना है। शदीद तनकीद उन्होंने की है। सिर्फ नवाज शरीफ तक उनकी तनकीद जो है वो महदूद नहीं रही। उन्होंने यहां तक कहा कि नून लीग भी इमरान खान की तरह पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देती थी और पंजाब की अवाम को जब भी जरूरत पड़ी उनके लीडर गायब हो गए। गैर मामूली तनकीद है बिलावल की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर, जिस पर नून लीग की जानिब से ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी से शदीद गिला किया गया है। लेकिन हुकूमत अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर फूट पड़ने पर मुतमईन दिख रही है। उन्होंने पंजाब के अंदर बैठ के एक सच बोला है और नवाज शरीफ के हवाले से जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं उस पर भी उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से, पंजाब की क़यादत के हवाले से जो हक़ाइक़ अवाम को बताए हैं। बिलावल साहब, हम तो पहले से आगाह थे लेकिन आपको देर से समझ आई है। जो आपने गुफ्तगू की है यकीनन ये काबिल तहसीन है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस पे आपको अब्बू जान से डांट पड़नी है। बिलावल भुट्टो की जानिब से इससे पहले भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तवील गैर हाजिरी पर जो है वो तनकीद की जा चुकी है और वो मुतालबा कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ वापस आएं और अपना किरदार बतौर अपोजिशन लीडर अदा करें। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द वापस आएगा और अपोजिशन लीडर का जो किरदार है वो उस तरीके से चलेगा जितना हम सब का उम्मीद रखते हैं। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से अब शहबाज शरीफ पर होने वाली तनकीद के जवाब में यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का अहम ऑपरेशन होने वाला है जिसके बाद ही शहबाज शरीफ वापस आएंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन के लिए वहाँ पे रुके हुए थे और आज के दिन के लिए वहाँ पे रुकना जो है वो हर तरह से जस्टिफाइड है। आज इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह से कि ये प्रोसीजर जो है ये कामयाब होगा और आने वाले 2-4 दिनों में, एक हफ़्ते में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो रूब सेहत जो है वो हो जाएंगे। तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब विदाउट डिलेइंग ए डे जो है वो वापस आएंगे। लेकिन खुद नून लीग की जानिब से ही पहले ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे जब तक मरियम नवाज उनके साथ नहीं होंगी। तो क्या इस बयान से ये मतलब लिया जाए कि अब नून लीग और शरीफ खानदान को मरियम को इजाजत मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है? और साथ ही साथ ये सवाल भी अहम है कि ऐसे मौके पर जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब ऑर्डिनेंस पर एक अहम बिल पर बातचीत जारी है, शहबाज शरीफ क्यों गैर मौजूद हैं और नून लीग उनकी वापसी की तारीख देने से क्यों कासिर है? और क्या बिलावल भुट्टो की जानिब से नवाज शरीफ पर तनकीद किसी अहम सियासी पेशरफ्त का पेशखेमा है? इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, बिलावल भुट्टो का ये बयान एक ऐसे वक्त में कि क्या आप समझ रहे हैं, क्या उसकी वजह ये है, रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, या ये भी हो सकता है कि चूंकि वो लाहौर में थे और पीपल्स पार्टी के लीडर की हैसियत से लाहौर में रेलेवेंट साउंड करना चाह रहे थे? वो वजह क्या है इसकी? पहली चीज तो ये कि ये हमेशा से पीपल्स पार्टी के अंदर एक डिस्कशन रही है और ये 2008 के बाद से और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगने लगा था कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ फ्रेंडली अपोजिशन वाला रोल कर रही है। और 2013 में भी फिर यही हुआ। तो पीपल्स पार्टी के एक हल्का जो है उसका ख्याल ये था कि अगर इस तरह पीपल्स पार्टी करेगी तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। जो पीपल्स पार्टी से मिसकैलकुलेट हुआ वो 2013 में हुआ। वो ये समझें जब क्योंकि तहरीक इंसाफ का 2011 के बाद एक बड़ा इन्फ्लुएंस आया 30 अक्टूबर 2011 को जब इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर के लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग का वोट काटेगी और पीपल्स पार्टी को इसमें फ़ायदा होगा।
लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। और इससे पहले भी माजी में जो मिसालें पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने 18 सीटों के साथ भी असेंबली में बैठी और पंजाब में उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की सीटें कम हो गई थी, लेकिन तो पीपल्स पार्टी नहीं रियलाइज किया पीपल्स पार्टी ने, वो ये कि जब उनकी कम सीटें भी होती थी तो जो वोटिंग परसेंटेज होता था वो उनका मोर और लेस बरकरार रहता था। लेकिन 2013 के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ पीपल्स पार्टी का, और फिर हमने देखा 2018 में कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गई। 2013 में पीपल्स पार्टी को एक और प्रॉब्लम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और इवन सिंध में पेश आई, वो जो तालिबान और उनसे मुल्लका जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके थ्रेट्स, और 3 जमातें उसका टारगेट हुई 2013 के इलेक्शन में, एक पीपल्स पार्टी, एक अवामी नेशनल पार्टी और MQM उसमें। तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये डिबेट जो है इसने खासा जोर पकड़ा कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं और जो इलेक्शन वो है उसमें जो पंजाब में सूरत हाल है उससे जो उनको नुकसान हुआ है वो नून लीग के साथ हाथ मिलाने से हुआ है। अब जो पीपल्स पार्टी कैलकुलेट नहीं कर पाई वो ये कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई थी तो सबसे बड़ा इस्तेमाल उनका लाहौर में हुआ था और पंजाब में बेइंतहा उनको सपोर्ट मिली थी। लेकिन पंजाब को जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब को अपना बेस बनाया उस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पंजाब को अपना बेस नहीं बनाया, और फिर वही गलती आसिफ अली जरदारी साहब ने की और फिर अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये गलती की। अब वो शायद उनके अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है कि जी इस तरीके से शायद हम वो दोबारा पार्टी को रिवाइव कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ इस तरीके से किसी जमात को या उनकी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करके पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नहीं होगा जब तक वो एक नया सियासी बयानिया नहीं लेकर आएंगे, वो नहीं लोगों को बताएंगे कि अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पुरानी लेगेसी के साथ जो है पीपल्स पार्टी जो है अब नहीं चल सकती, उसको कोई नया बयानिया देना पड़ेगा। अब जैसे अभी जो मेरी इत्तलात हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़े पैमाने पे जलसे जुलूस करने जा रही है, वो कन्वेंशन भी कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, 2 शहरों में शायद उनके जलसे भी प्लान हैं, और जो उनके लोगों से बात हुई है उनका ख्याल ये कि बिलावल भुट्टो का ये बयान जो है वो बराह रास्त नून लीग पे कोई टारगेट या अटैक करना नहीं था। बेसिकली बिलावल भुट्टो ये बताना चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी अपनी एक पॉलिसी है, अपनी एक पॉलिटिक्स है और दीगर जमातों की अपनी है। अब उनमें जो प्रॉब्लम इनको पीपल्स पार्टी को फेस करनी पड़ेगी वो ये कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, जाहिर है वो रूलिंग पार्टी है, मुस्लिम लीग नून तो फिर ऑपोजिशन की पार्टी है, तो वो नून लीग पर बहुत ज़्यादा तनकीद करके पीपल्स पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाएगी पंजाब में, क्योंकि नून लीग अगर रूलिंग पार्टी होती तब तो दूसरी सूरत हाल होती, लेकिन नून लीग तो खुद ज़ेर अताब है उसमें, उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अपना वो है। अब नून लीग के जो लोगों से बात हुई तो वो बातें नहीं करना चाहते इस वक्त, उस टेंशन को, पॉलिटिकल टेंशन को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वरना उनके ज़राए का उनके जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जी सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो सकता था अगर पीपल्स पार्टी के कुछ MNAs जो है वो डिश नहीं करते। इसी तरह जब रज़ा रब्बानी वाला वक्त आया था जब वो चेयरमैन सेनेट बन सकते थे और बड़ी आसानी से बन सकते थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उसमें। तो जिस तरह बिलावल भुट्टो उन पर तनकीद कर रहे हैं उतनी ही तनकीद नून लीग भी कर सकती है, लेकिन फिर नून लीग के लोगों का ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन में इसका फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट को होगा, इसलिए नून लीग ने एहतियात की है। लेकिन ये खबर ज़रूर है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को एक मैसेज ज़रूर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो के बयान से उनको दुख पहुंचा। वैसे मज़े साहब एक तो चले तनकीद होती है, लेकिन नवाज शरीफ को सिलेक्टेड करार देना और फिर ये कहना कि नून लीग जो है वो भी पार्लियामेंट को बिल्कुल कुछ नहीं समझती थी, बड़ी एक गैर मामूली तनकीद है बिलावल की, जिससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी या खुद बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो चाहती है कि मुस्लिम लीग नून से उनके ताल्लुकात बिगड़ जाएं।
पंजाब में नून लीग पर तनकीद से पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को फायदा सिर्फ अपने नए बयानिए से होगा जो अभी तक वो नहीं लेकर आए हैं, कि पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है लोगों को देने के लिए इस वक्त। क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी को जब लोग जज करते हैं तो वो माजी की हुकूमत के तौर पे भी जज करते हैं कि जी माजी में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो पीपल्स पार्टी को तनकीद के बजाय दूसरी गवर्नमेंट को उनको ये बताना होगा कि जी उनकी गवर्नमेंट क्यों नहीं चलने दी गई, उनके पास क्या प्रोग्राम है, काउंटर प्रोग्राम उनके पास क्या है। उनको 5 साल 2008 से 2013 तक उनके पास थे उसमें। तो पीपल्स पार्टी वो ठीक है, जब आप एक तारीखी हवाले देंगे तो तारीखी हवाले में तो ये बात ठीक है अपनी जगह कि जी नवाज शरीफ साहब को प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। लेकिन ये भी देखना होगा कि नवाज शरीफ ने उसके बाद एक पोजीशन भी ली थी और पीपल्स पार्टी ने जो है वो उसने जो पिछले चंद सालों में उसका जो रोल है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है। खासतौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया उस पर भी बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और पिछले 1-1.5 साल में पिछले इलेक्शंस के दौरान भी पीपल्स पार्टी ने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन जो है इतने सालों में नहीं की, उसको सही असेस नहीं किया। 2015 में जब बिलावल भुट्टो पहली मर्तबा उनको जलसे में एक तरीके से लॉन्च किया गया था और कराची में वो जलसा था, उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ी शदीद तकरीर की थी नवाज शरीफ के खिलाफ और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। और उस तकरीर के बाद नवाज शरीफ ने जो है वो आसिफ जरदारी से इस हवाले से बात की थी और उसके बाद हुआ ये कि बिलावल भुट्टो को रोक दिया गया दोनों पर तनकीद करने से। और इस हद तक हुआ कि बिलावल भुट्टो उसके बाद जो लाहौर में कन्वेंशन हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो नहीं गए और उधर आसिफ अली जरदारी से वहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, क्योंकि ऐलान हो गया था बिलावल आएंगे लेकिन बिलावल नहीं गए, तो जरदारी साहब से जब पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कन्वेंशन में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिलावल अभी मैच्योर हो रहा है, अब जब पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा तो अब ये जब भी बिलावल इस तरह की पोजीशन लेते हैं तो एक काउंटर जो है वो आर्गुमेंट आ जाता है और फिर बिलावल एकदम एग्रेसिव होने के फौरन बाद वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, वो रिट्रीव भी कर लेते हैं। तो अब देखना ये है कि बिलावल भुट्टो जो है किस हद तक अपने आप को असर्ट करते हैं। मुझे लगता ये है कि माजी के मुकाबले में अब शायद आसिफ अली जरदारी बहुत ज़्यादा इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। एक तो उनकी सेहत का भी मामला वो है और पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के लोग हैं वो माजी में भी ये कहते रहे हैं कि जरदारी साहब की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल पंजाब में बहुत मुश्किल है। और ये अब देखना ये कि बिलावल अगले चंद महीने में कितनी एक्टिविटी करते हैं और क्या पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों को वो वापस लाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे मजहर अब्बास साहब, आखिरी सवाल आपसे कि मुस्लिम लीग नून जो है रिलेटिवली खामोश नजर आ रही है इतनी शदीद तनकीद के बाद भी, तो उसकी क्या वजह आपको दिख रही है? क्या अभी तक क़यादत जो है उनकी आप समझते हैं कि नहीं चाहती कि पब्लिकली एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है काफ़ी अरसे बाद वो झगड़ा शुरू कर? देखिए मसलियत तो बिल्कुल सीधी सी है कि नून लीग अगर पीपल्स पार्टी पे अटैक करके नून लीग को हासिल क्या होगा। नून लीग ने सही पॉलिसी बनाई है क्योंकि नून लीग अगर पीपल्स पार्टी को अटैक करेगी तो नून लीग को फिर 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट पे वो ऑलरेडी, क्योंकि उसका चैलेंज पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, उसका चैलेंज पंजाब में पीटीआई है। तो नून लीग पीपल्स पार्टी पे तनकीद करके नून लीग को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो टारगेट वो यानी पर्सनल लेवल पे ज़रूर बातचीत होती रहे इस चीज़ को, और शायद मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करेगी जो बिलावल ने कह दिया। लेकिन नून लीग के लिए के इंटरेस्ट में तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी पर काउंटर अटैक करें, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो ज़ेरे अताब है पीटीआई गवर्नमेंट के, उनके लोग गिरफ्तार हैं, बेल पर हैं, केसेस हैं। अभी मरियम नवाज के बारे में कुछ नहीं पता कि उनका क्या होना है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ये इन मुकदमात को नून लीग वो करे और इसी दौरान अगर वो पीपल्स पार्टी को भी वो कन्फ्रंट करती है तो फिर एक तरफ गवर्नमेंट से उनको मुखालफत का सामना होगा और दूसरी तरफ से अपनी ही अपोजिशन के इत्तेहादी को। तो मेरा ख्याल है नून लीग ने इस लिहाज से सही पॉलिसी रखी है कि वो बिलावल भुट्टो की तकरीर का बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दें। अब अगर बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा बोलते रहे इस हवाले से तो शायद एक आध सख्त बयान आ जाए, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि नून लीग की पॉलिसी यही है
कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बिलावल भुट्टो को जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कानूनी टीम के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जामात के बाद अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव का माहौल है, जिसे दूर करने की कड़ी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की कानूनी टीम के बयानात भी बदलते जा रहे हैं। चंद दिन पहले साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने एक दूसरे की जो है वो नफी की, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए। अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि उनकी जानिब से जजेस के बारे में जो कहा गया उससे हुकूमत आगाह थी, लेकिन वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने उनके इस बयान की तरदीद की। मेरा ये सब मौजूद थे, इनको सब पता था और जाहिर है कि जब ये पता था और मैंने बयान दिया था उसके बाद फिर जाहिर है कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ये बात हुई है और उसके बाद फिर हम बाहर निकले हैं, मेरे साथ अपने मेरे कमरे में गए हैं ये लोग दोनों, वहां पर डिस्कस भी हुआ और देयर वाज नथिंग टू से कि ये आपने क्यों कह दिया या कैसे कह दिया। टोटल झूठ है, ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी इफ्तरा थी, ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इस बारे में कुछ पता था, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। हम तो दूसरे चैनल पे बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। इन बयानात से पहले अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा था और जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में हुकूमती मौक़िफ़ कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस की समाअत के दौरान वजीर कानून फ़ारूक नसीम ने बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया और अनवर मंसूर से मुतालिक अपना बयान वापस ले लिया। अनवर मंसूर साहब हमारे भाई हैं और मैं ऑन एयर अनवर भाई से एक मुझसे गुस्ताखी हो गई कि एक जगह, मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ। अनवर भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा आपकी इज़्ज़त तकरीम, आई टेक दोज वर्ड्स बैक, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है। सवाल ये उठता है कि फ़ारूक नसीम साहब पहले दुरुस्त कह रहे थे या अब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी अहम सवाल ये है कि क्या अनवर मंसूर का ये दावा दुरुस्त था कि हुकूमत उनकी जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में दिए जाने वाले बयान के बारे में ना सिर्फ जानती थी बल्कि ये बयान हुकूमत की इमा पर ही दिया गया, मर्जी पर ही दिया गया, क्योंकि ये बयान इस अहम केस का फैसला कर सकता है जिसमें एक जानिब हुकूमत है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के एक जज। हुकूमत के लिए इसी केस में एक और चैलेंज ये भी है कि नए अटॉर्नी जनरल जनाब खालिद जावेद ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज केस की समाअत को 30 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक जो कि समाअत के दौरान मौजूद थे। रियाज, आज क्या हुआ? फ़ारूक नसीम साहब क्यों मजबूर हो गए अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर? जी बिल्कुल, आज खासा ऐसा दिन था कि सब लोगों की नज़रें अदालत आलिया पे थी कि आज जो है वो पहला दिन है जब अटॉर्नी जनरल ने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद फायज़ ईसा से मुताल्लिक जो रेफरेंस है उसकी समाअत जारी है। तो इस पर आज अदालत शुरू होने से पहले हम सहाफ़ियों ने कुछ सवालात पूछे, जिसमें फ़ारूक नसीम से सवाल पूछा गया कि आप अनवर मंसूर के मुताल्लिक जो आपने बयान वगैरह दिया है आप क्या कहते हैं उस, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंतहाई उस पर माज़रत ख़्वाह हूँ और मैं वो बयान वापस लेता हूँ, वो हम मुझसे उम्र में बड़े हैं और वो तजुर्बा रखते हैं और वो सारा। और लेकिन इसके साथ साथ जो नए अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने माज़रत कर ली कि जो फायज़ ईसा के केस के हवाले से जो मैं बयान पहले दे चुका हूँ वो लिहाजा मैं अपना माइंड ओपन कर चुका हूँ, लिहाजा इससे मैं माज़रत करता हूँ और मैं इस केस को लड़ नहीं सकता। अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि ये जो मामला है ये आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये आज सफाई होगी, एक तरफ उन्होंने माज़रत कर ली, दूसरी तरफ जो माज़रत है अनवर मंसूर के मुताल्लिक जो फ़ारूक नसीम साहब है उन्होंने माज़रत की, लिहाजा उन्होंने रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जो तलख़ी है माहौल में वो कम हो सके। ठीक है। अच्छा रियाज, ये बताइए कि इसके बाद अभी चूंकि अनवर मंसूर साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, खालिद जावेद साहब नए अटॉर्नी जनरल आ गए, उन्होंने अब माज़रत कर ली है, तो आगे अब क्या होगा? क्या नया कोई वकील गवर्नमेंट की तरफ से आएगा? इससे तो कानूनी पेचीदगियां गवर्नमेंट की मजीद बढ़ती हुई दिख रही हैं इस केस में। बिल्कुल मज़ीद बढ़ गई हैं और सबसे बुनियादी जो सवाल था वो एक बुनियादी सवाल ये है कि जो बयान उन्होंने अनवर मंसूर साहब के हवाले से जो दिया था तो आया वो जब उन्होंने बयान वापस लिया, जो एक टीवी चैनल पे उन्होंने कहा कि जी जो सरासर जो गलत है जो इन्होंने बयान दिया है कि जी हुकूमत को इल्म था और ये सारे मामलात सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात, उस पर जो है उन्होंने बयान वापस लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या
क्या हुकूमत का, इसका मतलब ये है कि क्या हुकूमत सर्वेलेंस नहीं कर रही थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आइंदा आने वाले दिनों में उठ भी सकता है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं आमिर रहमान साहब, वो इस केस को 30 मार्च के बाद आगे फॉलो करेंगे और कतई तौर पे कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि ये रेफरेंस वापस लिया जाए, क्योंकि कुछ हलकों की जानिब से, PTI की जानिब से फ़रोग नसीम साहब को ये मशवरा दिया गया कि ये रेफरेंस अगर वापस ले लिया जाए, क्योंकि हुकूमत की बहुत सुबकी हो रही है और शर्मिंदगी का बायस बन रही है हुकूमत। लेकिन चूँकि ये केस इनिशिएट करने वालों में फ़रोग नसीम साहब भी शामिल थे, लिहाजा वो डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये केस वापस नहीं किसी सूरत भी लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा रियाज, ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि ये भी कहा जा रहा था कि नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर फरोग नसीम साहब जो थे वो एग्री नहीं थे उस वक्त, और कुछ इख्तलाफात हैं हुकूमत के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट हुई है। इस हवाले से आज सुना है कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि वो नहीं चाहते थे कि इनको अटॉर्नी जनरल बनाया जाए। बिल्कुल वो नहीं चाहते थे, इसमें बिल्कुल सच्चाई मौजूद है और काफ़ी उन्होंने अप्रोच भी किया और स्टेटमेंट्स उन्होंने रिलीज़ करवाई कि इस किस्म के हमारे कोई इख्तलाफात नहीं थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका नाम प्रपोज़ किया तो फ़रोग नसीम साहब ने उनको अपोज़ किया और उन्होंने कुछ मुतालिका लोगों को और कुछ बड़ों को शामिल करने की कोशिश की कि उनका नाम वापस ले लिया जाए, और कुछ और नाम जो हैं वो प्रपोज उन्होंने किए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये फुल एंड फाइनल है, लिहाजा इस किस्म का, तो वो अपोज कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जी वो मुझसे बड़े हैं और वो हमारे वालिद के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने वजाहत कर दी, जब उन्हें समझ आ गई कोई और चारा नहीं है, लिहाजा इनके साथ ही आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा अहम केस है जो आने वाले दिनों में, अब तो 30 मार्च को आइंदा समाअत होगी कि पता चलेगा कि कौन जो है वो किस करवट बैठता है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सदर ट्रंप जो है इस वक्त इंडिया का दौरा कर रहे हैं, उस पर तफसीली बात आपसे होगी। Of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अहम मौके पर इंडिया का पहला सरकारी दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लगाई जाने वाली पाबंदी और इंडिया के अंदर मुतनाज़ा शरीयत कानून मुतारिफ करवाने की कोशिशों पर न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शदीद तनकीद का सामना है। इंडियन अपोजिशन, इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर सिफारतकार हो, वो मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बार बार सवालात उठा चुकी है और बीजेपी की जानिब से तशद्दुद का इस्तेमाल जो है वो मोदी हुकूमत के लिए रुसवाई का बायस भी बना हुआ है। लेकिन ये दौरा पाकिस्तान के लिए भी We have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, but I'm hoping that President Trump would push this process. So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर सालसी का वायदा जो है वो कितना हकीकत पसंदाना है, इस पर सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि ये देखा गया है कि अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ हर मौके पर तब्दील होता रहा है। इमरान खान के साथ वो सालसी की बात करते हैं और जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हों तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भी सदर ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश पर साफ जवाब दे दिया। भारत और पाकिस्तान ये सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। इंडियन क़यादत की हटदर्मी के बावजूद इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इंडिया के दौरान कश्मीर के मसले पर बात जरूर होगी। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह होगी कि ये बात निजी तौर पर होती है या फिर मीडिया के साथ फ़लस्तीन की रियासत फायदेमंद भी साबित हो सकता है। इसी पर बात करेंगे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब और इंडिया से बीजेपी के साबिक रुकन सतेंद्र कुलकर्णी जी हमारे साथ मौजूद हैं।
कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंडिया के दौरे पर है, यकीनन इंडिया और मोदी सरकार के लिए बड़ा अहम ये दौरा है, लेकिन जो इस वक्त इंडिया में माहौल है, बिलखुसूस जो शरीयत के मुतनाज़ा कानून पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया, फिर कश्मीर का मसला है, इंसानी हुकूक से मुतालिक सवालात भी हैं, क्या इस दौरे के दौरान ये मामलात आपको उठते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं और गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम तो होगा। अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत होती है। हम आशा करते हैं, वी होप कि कुछ बड़े मुद्दों पर, जैसे कि कश्मीर है, जैसे कि पूरे साउथ एशिया में अमन चैन की बात है, तो दोनों लीडरान के बीच अच्छी बातचीत हो जाए। और कश्मीर को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, और अभी अभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ये इस्लामाबाद आए थे। उन्होंने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सब लोग मीडिएशन के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं निजी तौर से मैं चाहता हूं कि कश्मीर को लेकर कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाए। अच्छा कुलकर्णी जी, व्हाइट हाउस से भी ये कहा गया कि ऐन मुमकिन है कि अमेरिकी सदर कश्मीर के मामले पर बात करेंगे, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी कई बार बात हुई, जिस तरह आपने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की बात की, उन्होंने भी इस्लामाबाद में बात की, लेकिन इंडिया और मोदी सरकार की जानिब से वो लचक नहीं दिखी। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी सदर सालसी की बात करेंगे तो कोई लचक दिखा पाएंगे नरेंद्र मोदी इस मामले पर? मैं नहीं समझता हूं कि कोई लचक दिखाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए, यह मुद्दा, यह मसला पिछले 70 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच है। 4 बार जंग लड़ चुके हैं और जंग कोई इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, क्योंकि अब दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं। तो बातचीत के जरिए ही कश्मीर का मसला हल होगा। अब बायलैटरली भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल निगोशिएशन से ये हल हो सकता है, लेकिन बायलैटरल डायलॉग तो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं और यूनाइटेड नेशंस हैं, वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच पाक कश्मीर को लेकर टॉक्स शुरू हो जाए, और यह इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक, अच्छा कुलकर्णी जी, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, जो दबाव की आप बात कर रहे हैं वो तो मोदी सरकार मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ऐसे दबाव का फायदा क्या होगा, क्योंकि बामी तौर पर भी हम आपस में भी बात नहीं कर रहे पाकिस्तान और इंडिया, तो आलमी दबाव भी कबूल नहीं किया जा रहा, होगा क्या? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जमहूरियत है, पाकिस्तान भी है और अमेरिका भी है, और यहाँ की आवाम की आवाज कभी ना कभी ये असर डालेगी। और जब दो बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच इस प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पूरी दुनिया ये कंसर्न होती है। तो इसीलिए सभी इंटरनेशनल लीडर्स दबाव डाल रहे हैं, और अंदर से भी आवाम की आवाज उठाए और बाहर से भी आवाज उठे, तो मैं समझता हूं कि किसी न किसी दिन ये असर लाएगा और बातचीत शुरू होगी। ठीक, अच्छा कुलकर्णी जी, अगर अंदरूनी सियासत की बात हो इंडिया की, तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो गुजरात में भी बात करेंगे, कोई क्रिकेट स्टेडियम का भी इफ्तिताह करेंगे। वहां ये भी कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत की साख जो है वो गिरती जा रही है। दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने है, तो क्या अमेरिकी सदर का दौरा गुजरात और वहां पर खिताब, मोदी साहब की जो साख जिस तरह तेजी से गिरी है, वो उसे संभालना देने की एक कोशिश है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा मुल्क वो हमारे अंदरूनी सियासत में वो दखल करे, और ये पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। हम दोनों मुल्कों की सॉवरेनिटी बरकरार रहनी चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान हम दोनों इतने यकीनन पर्सनल लेवल पे केमिस्ट्री है,
और रहेगी। जपियां भी होंगी, उसमें ग्रेट हैंडशेक भी होगा, सेल्फियां भी होंगी, तस्वीरें भी होंगी, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं वो गायब नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए कि पर्सनल केमिस्ट्री है। ये जो डॉक्टर साहब आपने माइनॉरिटी हुकूक की बात की, तो इंसानी हुकूक को लेकर इंडिया पर काफ़ी संगीन सवालात उठ रहे हैं इंटरनेशनली, ख़ास तौर पर जब ये मुतनाज़ा शरीयत का बिल आया। क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दौरे में किसी दबाव में होंगे, और उम्मीद क्या आप समझते हैं उनसे हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, वो समझते हैं कि ट्रंप इन मामलों पर बात करेंगे? मेरे ख्याल में उनका अपना दिल तो नहीं होगा कि वो ऐसी बात करें इन वसाइल पे जो माइनॉरिटी राइट्स के हैं या जो मुसलमानों के साथ हो रहा है या जो बिल है, लेकिन उनका प्रेशर ज़रूर है उनकी कंस्टिट्यूंसी से, अमेरिका से। देखिए ना, ट्रंप साहब का अपना भी रिकॉर्ड तो इसमें कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत बुरा है। तो ट्रंप साहब की ऐसा नहीं है कि जिबिल्ली तौर पर वो कोई बड़े चैम्पियन हैं माइनॉरिटी राइट्स के और दीनी हम आहंगी के, लेकिन सियासी तौर पर उनको कुछ ना कुछ कहना है। और और सवाल यही है कि वो क्या कुछ ना कुछ कहेंगे। भारत की, मोदी साहब की कोशिश ये होगी कि अगर कहना ही है तो उसे नीवे नीवे होके हल्के लफ्जों में प्यार से कहें अमेरिका, ताकि वो भारत के लिए अंदरूनी सियासी मसला ना बन जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो आपको यही नजर आ रहा है कि ये दोनों जो हैं, इनकी कोशिश ये होगी कि पर्सनल लेवल पे इस दौरे को बहुत कामयाब दिखाया जाए, और उसकी वजह से अगर जो स्टेटमेंट जरूर मेरे ख्याल में आएगी, लेकिन वैसी नहीं आएगी कि भारत जो है वो भारत पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाए अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये जो सदर है ट्रंप, ये प्रेशर मॉडली डाल भी नहीं सकते ना इस मसले पे। वो अगर बात करेंगे तो उस बात में वजन इसलिए भी नहीं होगा कि उनकी अपनी जो हरकतें हैं, उनकी अपनी जो पॉलिसी है अमेरिका में, वो माइनॉरिटीज के हवाले से कोई खातिर खा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप के दौरे में जो अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है वो भी काफ़ी अहम है। अगर उस तनाजुर में भी उसको देखा जाए तो वो तकरीबन वहाँ पे मुआहदा हो चुका है। ऐसे वक्त में ट्रंप पाकिस्तान के साथ यकीनन ताल्लुकात बेहतर रखना चाहेंगे, उसका उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा। लेकिन क्या मुस्तकबिल करीब या बईद में ट्रंप साहब को पाकिस्तान का दौरा करते देख रहे हैं आप? दो सवाल है। पहला सवाल, आप बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। जो जहां तक दौरे की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। मुझे नहीं लगता, अगर करना होता तो इसके साथ कर लेते। और पाकिस्तान ने यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन किसी भी अमेरिकन सदर का दौरा जो है इस वक्त पाकिस्तान आना वो मुश्किल लगता है, ना सिर्फ इसलिए कि वो सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे, बल्कि इसलिए कि उससे अमेरिका और भारत के जो बैलेंस है उस पर भी एक तरह से एक सिग्नल जाता है। लेकिन जो सही आपने बात की कि जो मर्जी बात हो, जो मर्जी तस्वीरें हों, जैसी मर्जी सेल्फियां हों, जैसी मर्जी झप्पी पड़े एक दूसरे को, जो मसला जिस पे बात होगी, चाहे वो पब्लिकली हो या ना हो, वो अफगानिस्तान है। क्योंकि अमेरिका के लिए, ट्रंप साहब के लिए इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 जो है वो अफगानिस्तान है। और ट्रंप साहब की इलेक्शन के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अफगानिस्तान को सक्सेस दिखाएं। तो वो यकीनन मोदी साहब से कहेंगे कि यार इसमें देखो पंगा मत करना। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अफगानिस्तान जो है वो नीटली क्लीनली हो जाए, और उसके लिए हमें पाकिस्तान की भी जरूरत है। उसका मेरे ख्याल में असर ये पड़ेगा कि जो भी अमेरिका की तरफ से, ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान पे बयान आएगा या बात होगी, उसमें हाथ हौला रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली अफगानिस्तान की वजह से जो पाकिस्तान के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उसमें शायद हम देखें ट्रंप साहब की तरफ से कुछ ना कुछ नरमी हो। लेकिन यकीनन इस वक्त ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी इशू नंबर 1 अफगानिस्तान है। जहां तक ये कि ट्रंप साहब दौरा जो है वो पाकिस्तान का कर लें, नजर तो नहीं आता, लेकिन ट्रंप है, कुछ पता नहीं कि वो जो है एक सरप्राइज किस्म का कोई आधे घंटे का जो है वो जहाज को जाते जाते कहें कि यार इधर जरा रुक लेते हैं, इस्लामाबाद में जरा चाय पी लेते हैं इमरान खान के साथ। अगर कोई कर सकता है तो ट्रंप कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली नजर नहीं आता। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आखिर में जाते हुए डॉक्टर साहब ने अफगानिस्तान की बात की। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लिए चलेंगे आपको अफगानिस्तान, जहां पर जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बड़ा अहम एक पीस प्रोसेस जो है वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुका है, एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो उस पर आपसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा अब तकरीबन एक हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। पहले मरहले में अफगानिस्तान में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ जो 22 फरवरी से 29 फरवरी तक जारी रहेगा और 29 फरवरी को बाकायदा तौर पर अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा होने के कवी इम्कान हैं। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इससे पहले अमन मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहिदा करने से इनकार कर दिया था, अब ये बयान दे चुके हैं कि वो इस अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां खत्म करने पर रजामंद हो चुके हैं। आपको ये याद दिलाते चले कि 18 बरसों से जारी अफगानिस्तान के तनाज़े में ये पहली बार है कि अमेरिका और तालिबान जो है उनके दरमियान एक बाकायदा मुफाहमत के नतीजे में जंगबंदी हो चुकी है, जिससे अफगानिस्तान में भी अवामी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है और उसे पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी सिफारती कार्रवाई जो है कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अमन मुआहदे की मुखालफत करने वाला एक बड़ा धड़ा भी मौजूद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक कुछ ताकतें खित्ते में इस्तेकाम की ख्वाहिशमंद जो है वो नहीं है और इस अमन मुआहदे में रखना डालने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसके बारे में अमेरिका को उन्होंने आगाह भी कर दी है। क्या शाह महमूद कुरैशी का इशारा जो है वो इंडिया की जानिब है या अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब? क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की अंदरूनी सियासत में शदीद तनाव है। अशरफ गनी के मुखालिफ अब्दुल्ला अफगान सदारती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करने के बाद अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि खुद अशरफ गनी तालिबान से अमन मुआहदे की माजी में मुखालफत भी जो है वो कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है, अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा होने के बावजूद मुल्क में अमन कायम होने में क्या ये रुकावट बनेगी? क्योंकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा होने के बाद भी अहम मरहला अफगान क़यादत के दरमियान इस मुआहदे का अगला मरहला होगा जो तय करेगा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल पुरअमन होगा या नहीं। अमन मुआहदा कितना देर पा होगा या फिर कोई नई खाना जंगी छिड़ सकती है? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।